उसे देखते ही मेरे दिमाग में पुरानी यादें लौट आईं। वो चौथा महीना था जब रुयान हमारे घर आई थी। उस दिन गांव में कोई टाउन से कैमरा लाया था। मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने इंसिस्ट किया कि हम सब साथ फोटो लें। फोटो खींचने के बाद वो मुस्कुराते हुए बोली थी, अब हम एक फैमिली हैं। और ये सुनकर लियू रुयान बच्चे की तरह खुश हो गई थी। वो बार बार मुस्कुरा कर कह रही थी, हाँ हम फैमिली हैं। उस वक्त की वो सिंपल खुशी अब शायद जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। मुझे अचानक माँ की बहुत याद आने लगी। मेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मैंने खुद को फिर से संभाल लिया। फिर अचानक मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने तुरंत फोटो की तरफ देखकर पूछा, रुको, ये फोटो तुम्हारे पास कैसे आई? ये तो गांव में थी ना? मेरी बात सुनकर लियू रुयान कुछ सेकंड चुप रही, फिर धीरे से बोली, बाद में मैं तुम्हें ढूंढने गांव वापस गई थी और वहीं से इसे लेकर आई। मैं पूरी तरह स्टन्ड रह गया। तुम मुझे ढूंढने गई थी? उसने धीरे से सिर हिलाया। बीजिंग लौटने के बाद मैंने 1 महीने में सब सेटल किया। फिर मैं तुरंत तुम्हारे पास वापस गई, लेकिन जब मैं गांव पहुंची तो तुम्हारा घर खाली था। पास वाले अंकल ने बताया कि तुम्हारी माँ की मौत हो चुकी है और उनके अंतिम संस्कार के बाद तुम गांव छोड़ चुके थे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल अचानक भारी हो गया। मैंने कुछ देर चुप रहने के बाद पूछा, लेकिन तुम मुझे ढूंढने क्यों आई थी? ये सुनते ही उसने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे मेरा सवाल ही बेवकूफी भरा हो। वो धीरे से बोली, मैं तुम्हें बीजिंग ले जाने गई थी। और क्या? उसका जवाब इतना सिंपल था कि मैं कुछ पल के लिए बोल ही नहीं पाया। फिर मैंने धीरे से पूछा, लेकिन क्या तुम मुझसे नाराज नहीं थी? लियू रुयान हल्का सा हंस पड़ी। मैं बहुत गुस्से में थी। मुझे गुस्सा था कि तुमने मुझे सिर्फ 2 मिलियन में छोड़ दिया। उसकी आवाज में अब भी रिजेंटमेंट था, लेकिन अगले ही पल वो धीमे से बोली, लेकिन चाहे मैं कितनी भी नाराज रहूं, तुम फिर भी मेरे हस्बैंड थे, तो मैं क्या कर सकती थी? उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। मैंने तुरंत कहा, कौन हस्बैंड? उस दिन तुमने मुझे याद तक नहीं किया, तुम मुझसे मिलना तक नहीं चाहती थी। मेरी आवाज में दबा हुआ दर्द साफ था। लियू रुयान ने तुरंत सिर हिलाया। ऐसा नहीं था। उसकी आंखों में पहली बार हेल्पलेसनेस दिखी। फिर वो धीरे धीरे अपना पास्ट बताने लगी। जिस दिन ये नानजे मुझे वापस ले गया, उसी दिन मेरे ग्रैंडफादर आईसीयू में थे और मैं सिर्फ एक इलेजिटिमेट डॉटर थी। अब मुझे कभी प्रॉपरली फैमिली मेंबर माना ही नहीं गया। उसकी आवाज धीरे धीरे भारी होती जा रही थी। लियू डोंग मुझे घर सिर्फ इसलिए लाया ताकि मैं अपनी सिस्टर की मदद कर सकूं। अगर मैं अच्छा परफॉर्म करती तो मुझे थोड़ा रिवॉर्ड मिल जाता, अगर नहीं तो मुझे पनिश किया जाता। मैं बस एक रिप्लेसमेंट थी, एक कॉपी। आखिर में मेरे हिस्से कुछ भी नहीं आया। मुझे हर दिन अपनी मदर और सिस्टर का गुस्सा सहना पड़ता था। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि मैं इलेजिटिमेट डॉटर थी। गलती मेरे फादर की थी, उन्होंने चीटिंग की थी, लेकिन उसकी सजा मुझे मिली। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं पैदा ही नहीं होना चाहती। उसकी आवाज उस वक्त इतनी टूटी हुई थी कि पहली बार मुझे उस पर सच में तरस आया। लियू रुयान का असली टैलेंट 20 साल की उम्र में सामने आने लगा था। उसकी बड़ी बहन अब उसे दबाकर नहीं रख पा रही थी, क्योंकि उसके सामने उसकी बहन बेहद स्टूपिड लगती थी। इतनी स्टूपिड कि जैसे उसका कोई इलाज ही ना हो। और फिर शुरू हुआ वो खूनी फैमिली ड्रामा। 3 साल पहले उसकी बहन ने पूरा ट्रैप सेट किया। उसने लियू रुयान को मरवाने की कोशिश की। हालांकि वो मरी नहीं, लेकिन उसके सिर पर चोट लगी और उसकी मेमोरी चली गई। फिर उसे नॉर्थ वेस्ट के पहाड़ों में फेंक दिया गया। उसे वहां मरने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन आउटसाइडर्स को कुछ और ही कहानी सुनाई गई। सबसे कहा गया कि वो खुद एक्सपीडिशन पर जाने की जिद कर रही थी। अगर गायब हो गई तो उसकी खुद की गलती है। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसकी बहन चाहती थी, क्योंकि आखिर में लियू रुयान सिर्फ एक इलेजिटिमेट डॉटर थी। ओल्ड लियूदोंग को उसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। फैमिली ने बस दिखावे के लिए उसे ढूंढा, और जब कुछ नहीं मिला तो मामला खत्म कर दिया। इस दुनिया में अगर कोई सच में उसकी चिंता करता था तो वो सिर्फ उसके ग्रैंडफादर थे। लियू रुयान के गायब होने के बाद वो बूढ़े आदमी पूरी तरह टूट गए थे, और उसी सदमे में उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्होंने सीक्रेटली लियू रुयान के पुराने कॉन्फिडेंट्स को बुलाया, जिनमें ये नानाजे भी शामिल था। उन्होंने सबको आदेश दिया कि सर्च सीक्रेटली जारी रहे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। इसीलिए लियू रुयान इतनी जल्दी बीजिंग वापस गई थी, क्योंकि वो अपने ग्रैंडफादर को आखिरी बार देखना चाहती थी। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं। फिर वो धीमी आवाज में बोली, जे मैं सब सेटल करके तुम्हें और मॉम को बीजिंग लाने वाली थी। मैंने 20 सालों में कभी फैमिली वार्मथ फील नहीं की थी, लेकिन तुम्हारे घर में मुझे पहली बार लगा कि मैं इंसान हूँ। तुम और आंटी ही मेरी फैमिली थे। ये कहते कहते उसकी आवाज टूटने लगी, और उसी पल मुझे समझ आया कि वो क्यों रो रही थी। उसे सिर्फ मेरे लिए रिग्रेट नहीं था, उससे मेरी माँ की भी बहुत याद आ रही थी, क्योंकि माँ सच में उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट करती थी। जब भी कोई उसे बुली करता, मेरी माँ हमेशा उसके साइड में खड़ी हो जाती थी। वो उसे जेंटली समझाती, उसे खाना खिलाती और हर वक्त प्रोटेक्ट करती। कुछ देर की साइलेंस के बाद मैंने आखिर वो सवाल पूछ लिया जो इतने सालों से मेरे दिल में था। मैंने धीरे से पूछा, लेकिन तुम मुझे जेजे क्यों बुलाती थी? क्या ये नानजे की वजह से था? मेरी बात सुनकर लियू रुयान थोड़ा शॉक्ड हो गई। फिर उसने कंफ्यूजन में पूछा, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी आंखों में जेन्युइन सरप्राइज था। वो धीरे से बोली, जब मैं पहली बार तुमसे मिली तब तुमने अपना नाम बताया था। मुझे बस जी याद रह गया, इसलिए मैं तुम्हें जेजे बुलाने लगी।
जहां तक ये नांजे की बात है, वो सिर्फ मेरा कॉलीग था। मैंने उसे कभी जेजे नहीं बुलाया। ये निकनेम बहुत इंटीमेट है, मैं किसी असिस्टेंट को ऐसे नहीं बुलाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह साइलेंट हो गया और तभी अचानक मेरे दिमाग में पुरानी बातें फ्लैश होने लगी। मैंने याद किया कि एक बार ये नानाजे ने मुझे वॉइस मैसेज सुनाया था जिसमें उसने कहा था कि वो ऑलमोस्ट चीटेड हो गया था। ये बात याद आते ही मैं तुरंत समझ गया, ये नानाजे ने जानबूझकर मुझे मिसअंडरस्टैंड कराया था। तभी लियू रुयान धीरे से बोली, वो पहले मेरा असिस्टेंट था और मैं उसे अपना कॉन्फिडेंट समझती थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो सीक्रेटली मेरी सिस्टर के साथ मिला हुआ था। उसने जानबूझकर तुम्हें गलत समझाया और उसी दौरान ग्रैंडफादर क्रिटिकली इल हो गए, इसीलिए मैं जल्दी में बीजिंग लौट गई और इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे को गलत समझ बैठे। उसकी आवाज में भारी रिग्रेट था। मैं कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे से पूछा, तो फिर तुम्हारा टैटू? मेरी बात सुनकर लियू रुयान ने धीरे से अपनी स्लीव ऊपर की। उसकी कलाई पर वही टैटू था, सिर्फ एक वर्ड जी, लेकिन इस बार उसका मतलब पूरी तरह बदल चुका था। लियू रुयान ने बहुत सीरियस नजरों से मुझे देखा, फिर धीरे धीरे बोली, लिन जियांगजे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसकी आवाज में कोई हेजिटेशन नहीं था। तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाली रात मैंने फैसला कर लिया था कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे और कमरे में फिर से साइलेंस छा गया। तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से एक रात पहले। मेरी बात सुनकर लियू रुयान हल्का सा मुस्कुराई, फिर उसने धीरे से कहा, ये एक और सीक्रेट है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। असल में लियू रुयान की मेमोरी बहुत पहले ही वापस आ चुकी थी। उसे याद आ गया था कि वो कौन है, उसकी असली आइडेंटिटी क्या है और उसका पास्ट कितना डेंजरस है। लेकिन उसने जानबूझकर सच नहीं बताया क्योंकि वो जागना ही नहीं चाहती थी। वो बस मेरी सिस्टर रुयान बनकर रहना चाहती थी। वो मुझे और माँ को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसके लिए वही जिंदगी सबसे प्रेशियस थी। अगर ये नांजे गांव में नहीं आता और उसे ये नहीं बताता कि उसके ग्रैंडफादर मरने वाले हैं, तो शायद वो कभी वापस बीजिंग नहीं जाती। वो हमेशा वहीं रहती, हमारे छोटे से घर में। असल में वो सारी बातें मुझे समझाना चाहती थी, वो मुझे सच बताना चाहती थी। लेकिन उस दिन मैंने उसकी कोई बात सुनने की कोशिश ही नहीं की और वो आखिर तक कुछ कह नहीं पाई। उसके बाद 2 साल तक वो मुझे हर जगह ढूंढती रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैंने अपना सरनेम बदल लिया है। इसीलिए इतने समय तक वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाई। लियू रुयान से दोबारा मिलने के बाद आधा महीना भी नहीं बीता था और हमारे बीच के सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो चुके थे। अब मुझे सच पता था, उसे भी मेरे दर्द का एहसास हो गया था। लेकिन इसके बावजूद मैंने उसके रिकॉन्सिलिएशन को एक्सेप्ट नहीं किया। कोई खास रीजन नहीं था, बस मुझे लगता था कि करियर और स्टडीज प्यार से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने अपनी इंटर्नशिप कंटिन्यू रखी और खुद को पूरी तरह काम में झोंक दिया। कुछ समय बाद मुझे एक और खबर मिली। लियू रुयान और ये नांजे के बीच बड़ा झगड़ा हो गया था। पूरा कंपनी इस गॉसिप से भरा हुआ था। तब जाकर मुझे सच पता चला, वो दोनों कभी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे ही नहीं, ना ही उनके बीच कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था। ये सब सिर्फ मार्केटिंग कैंपेन था जिससे कंपनी की पॉपुलैरिटी बढ़े। असल में ये नांजे सिर्फ उसका असिस्टेंट था और काफी सालों से उसके साथ काम कर रहा था। जब लियू रुयान की बहन ने उसे ट्रैप किया था, तब कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उस वक्त सिर्फ ये नांजे उसके साथ खड़ा रहा। इसी लॉयल्टी की वजह से उसे लियू ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंस मिली। उसका स्टेटस लगातार बढ़ता गया। लेकिन आखिर में उसने सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने अपने बॉस की प्राइवेट लाइफ में दखल दिया और 1 महीने बाद ये नांजे ने लियू ग्रुप छोड़ दिया। कई लोगों ने मुझसे पूछा, तुम मुझसे रिवेंज क्यों नहीं लेना चाहते? लेकिन सच कहूं, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं लगी, क्योंकि मैंने एक बात समझ ली थी, जिंदगी में रिवेंज से कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। अगर हमेशा पीछे देखकर जीते रहो तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। और मैं अब आगे बढ़ना चाहता था। कुछ महीनों बाद लियू रुयान ने ओपनली कंपनी में अनाउंस कर दिया कि वो मेरा पीछा कर रही है और उसके बाद कंपनी में लिटरली केओस मच गया। लेकिन असली डिजास्टर तो अभी बाकी था। एक दिन मैं क्लाइंट मीटिंग के लिए गया हुआ था। क्लाइंट एक मिडिल एज्ड रिच वुमन थी और उसकी रेपुटेशन बहुत खराब थी। वो खासकर यंग मेल एम्प्लॉइज को परेशान करती थी। पूरी कंपनी उसके बारे में जानती थी। उस दिन भी वो जानबूझकर मेरे करीब आ रही थी। मैं लगातार उससे डिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि वो कंपनी की इंपॉर्टेंट क्लाइंट थी, मैं ओपनली रिएक्ट भी नहीं कर सकता था। और तभी सिचुएशन और खराब हो गई। उस औरत ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर बेहुदा तरीके से मुझे टच करने लगी। मेरा चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट था। और तभी डोर अचानक जोर से खुला। लियू रुयान वहां खड़ी थी। उसने पूरा सीन साफ साफ देख लिया था और अगले ही पल उसकी आंखें खतरनाक हो गईं। पूरे बिजनेस सर्कल में एक बात फेमस थी, सेकंड मिस लियू का टेम्पर बेहद खराब है। और उस दिन मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वो सीधे अंदर घुसी और बिना कुछ बोले उस रिच वुमन के बाल पकड़ लिए। उसकी हरकत हमेशा की तरह वायलेंट थी। उसने उसे इतनी जोर से खींचा कि वो रिच वुमन दर्द से चीख पड़ी। पूरा मीटिंग रूम केओस में बदल गया और मैं वहीं स्टंट खड़ा रह गया। कंपनी की इमेज बचाने के लिए मैं तुरंत आगे बढ़ा और एक ही झटके में लियू रुयान की कमर पकड़कर उसे पीछे खींच लिया। बस लड़ाई बंद करो। पूरा रूम अचानक शांत हो गया। सबको लगा अब लियू रुयान और ज्यादा गुस्सा करेगी, लेकिन अगले ही पल वो मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। उसकी ये स्माइल देखकर पूरा कंपनी शॉक्ड रह गया, क्योंकि हर कोई जानता था
कि प्रेसिडेंट लियू कभी किसी के सामने सॉफ्ट नहीं पड़ती, लेकिन मेरे सामने वो पूरी तरह अलग इंसान बन जाती थी। उस दिन के बाद कंपनी में रूमर्स एक्सप्लोड हो गए। किसी को मेरा नाम नहीं पता था, लेकिन सबको इतना पता था कि मेरे नाम में जी है और मैं अभी भी स्टूडेंट हूँ। बस इतना हिंट काफी था। बाकी बातें बिना बोले ही क्लियर हो गई। अब पूरी कंपनी सीक्रेटली गॉसिप कर रही थी कि प्रेसिडेंट लियू का मिस्टीरियस फियांसे शायद मैं ही हूँ, और ऑनेस्टली मैं इससे बहुत इरिटेटेड था। बाद में मैंने अकेले में लियू रुयान से पूछा, तुम लोगों को मारने की इतनी शौकीन क्यों हो? मेरी बात सुनकर वो हल्का सा हंसी, फिर बहुत कामली बोली, मुझे लोगों को मारना पसंद नहीं है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां लॉ कुछ नहीं कर सकता और तब मुझे खुद एक्शन लेना पड़ता है। उसकी आंखें अचानक सीरियस हो गईं। मैं अपने एम्प्लॉयज को हैरास होते नहीं देख सकती, वो चाहे क्लाइंट ही क्यों ना हो, मैं टॉलरेट नहीं करूंगी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर उसे देखता रहा, फिर अचानक मेरे मुंह से निकला, अच्छा है कि तुम अब फूल नहीं हो। मेरी बात सुनकर लियू रुयान मुस्कुराई। उसकी वो स्माइल सरप्राइजिंगली वार्म थी। तब तक मेरी इंटर्नशिप खत्म होने वाली थी और मैंने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। मैंने मैप उठाकर नॉर्थ वेस्ट की तरफ इशारा किया। ग्रेजुएशन के बाद मैं वापस गांव जाना चाहता हूँ और वहां के लोगों की मदद करना चाहता हूँ, शायद एजुकेशन के लिए कुछ करूँ। मैंने अपनी प्लान उसे बता दी। लियू रुयान बिना हेजिटेट किए बोली, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। वहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए जा सकते हैं। मैं गांव के बच्चों के लिए बिल्डिंग्स और बुक्स डोनेट करूंगी। उसकी आवाज बिल्कुल सीरियस थी। मैं अचानक रुक गया, फिर उसे घूरकर पूछा, रुको, हमारी स्कूल लाइब्रेरी भी क्या वो मेरी वजह से डोनेट की थी? मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो बोल पड़ी, बकवास। लेकिन अगले ही पल वो धीरे से मेरे कंधे पर सिर रखकर मुस्कुराई और बहुत सॉफ्टली बोली, मैं हमेशा तुम्हें डार्कनेस में याद करती थी, इसलिए मैंने सोचा किसी और के लिए एक लाइट जलाई जाए ताकि गांव के बच्चे फोकस करके पढ़ सकें। उसकी आवाज में अजीब सी वार्मथ थी और शायद पहली बार मुझे लगा कि कोई सच में मुझे प्यार करता है। इसके बाद कंपनी में मेरी ग्रोथ बहुत तेज होने लगी। मैं तेजी से सीख रहा था, लोग भी मुझे नोटिस करने लगे थे और देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए। इंटर्नशिप खत्म होने से पहले डिपार्टमेंट ने फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की। लियू ग्रुप पैसा उड़ाने में कभी पीछे नहीं रहता था, खासकर तब जब बात प्रेसिडेंट के फियांसे की हो। लीडर ने सबको खुलकर एंजॉय करने के लिए बजट दिया। उस वक्त सर्दियों का मौसम था, तो मिनिस्टर ने अचानक प्रपोज किया, चलो स्नो माउंटेन घूमने चलते हैं। और नेचुरली लियू रुयान भी साथ आ गई। अब कंपनी के लोग इसके आदी हो चुके थे। जहां मैं होता वहां लियू रुयान जरूर दिखती। स्नो माउंटेन बेहद खूबसूरत था, लेकिन वहीं एक एक्सीडेंट होने वाला था। रात में सब लोग होम स्टे में खाना बना रहे थे। पूरा माहौल काफी लाइवली था। तभी अचानक एक कॉलीग ने पूछा, रुको, प्रेसिडेंट लियू अभी तक वापस नहीं आई? पूरा रूम अचानक साइलेंट हो गया। मुझे तभी याद आया, लियू रुयान दोपहर में अकेले बाहर गई थी और उसके बाद वापस नहीं लौटी। मैंने तुरंत बाहर खिड़की की तरफ देखा। बर्फ गिरने के साइंस शुरू हो चुके थे और अगर स्नोफॉल शुरू हो जाती तो पूरा माउंटेन बंद हो जाता। मेरे अंदर अचानक पैनिक फैल गया। वो कहाँ गई? क्या वो सेफ है? मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ, चलो उसे ढूंढने चलते हैं। कुछ कॉलीग्स मेरे साथ बाहर निकल गए। हम लगातार आधे घंटे तक सर्च करते रहे, लेकिन लियू रुयान कहीं नहीं मिली। अब मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। माउंटेन एरिया में सिग्नल भी बहुत खराब था। उसका फोन लगातार अनरीचेबल आ रहा था। रात और ठंडी होती जा रही थी और मेरे दिल में डर बढ़ता जा रहा था। तभी एक विलेजर अचानक हमारी तरफ आया। उसने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, मैंने माउंटेन एंट्रेंस के पास एक खूबसूरत लड़की को देखा था। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई और मैं बिना कुछ सोचे वहां की तरफ भाग पड़ा। मैं पूरी स्पीड में माउंटेन एंट्रेंस की तरफ दौड़ा। ठंडी हवा मेरे चेहरे को काट रही थी और तभी दूर बर्फ के बीच मुझे एक फैमिलियर फिगर दिखाई दी। वो लियू रुयान थी। वो जमीन पर चुपचाप बैठी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर बर्फ जम चुकी थी। उस सीन को देखते ही मेरे दिमाग में 3 साल पुरानी याद फ्लैश हो गई, जब मैंने उसे पहली बार गांव में देखा था। उस दिन भी वो ऐसे ही बर्फ में बैठी थी, अकेली, खोई हुई और टूटी हुई। उस पल मुझे लगा कहीं उसकी मेमोरी फिर से तो नहीं चली गई। मेरा दिल घबराहट से भर गया। मैं जोर से चिल्लाया, लियू रुयान, लेकिन स्नोफॉल मेरी आवाज निकल गई। वो बिल्कुल भी नहीं हिली। अब मैं सच में डर गया था। मैंने तुरंत अपना कोट उतारा और उसकी तरफ भागते हुए चिल्लाया, सिस्टर रुयान। ये सुनते ही उसने धीरे से सिर उठाया, फिर वो हल्का सा मुस्कुराई। जे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज हमेशा की तरह काम थी, लेकिन मैं ऑलमोस्ट पैनिक में था। मैंने गुस्से और चिंता में पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? लियू रुयान ने धीरे से नीचे देखा। उसके हाथ में एक छोटी सी ग्रास थी। फिर वो सॉफ्टली बोली, मैं इसे ढूंढने आई थी। विलेजर्स ने इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा, ये ग्रास सिर्फ बर्फ में उगती है, ये बहुत स्ट्रांग होती है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसने बहुत केयरफुली उस ग्रास को उठाया। उसकी जड़ों पर अब भी स्नो लगी हुई थी। फिर वो धीरे से बोली, इसे यहीं रहने देना चाहिए, अगर स्नो मेल्ट हो गई तो ये मर जाएगी। ये कहकर उसने ग्रास वापस जमीन में लगा दी। ठंडी हवा लगातार चल रही थी। स्नोफॉल और तेज हो रही थी। मैंने बिना कुछ कहे अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और धीरे से कहा, चलो सिस्टर रुयान, घर वापस चलते हैं। उसने मेरी तरफ देखा, फिर बिना हेजिटेट किए मेरा हाथ पकड़ लिया और इस बार हमने हाथ नहीं छोड़ा। वापसी के रास्ते में उसने अचानक पूछा, कल लोग गोल्डन टॉप देखने जाएंगे,
क्या तुम भी देखना चाहते हो? मैंने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। हाँ, लेकिन अकेले नहीं। क्या तुम मेरे साथ देखोगी? मेरी बात सुनकर वो हल्का सा ब्लश कर गई, फिर धीरे से सिर हिलाया। ऑफ कोर्स। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। फिर मैंने कैजुअली कहा, सुबह कॉल करने की जरूरत नहीं है। वो कंफ्यूज होकर मुझे देखने लगी। क्यों? मैं उसके करीब झुक गया। क्योंकि हम एक ही रूम में देखेंगे। मेरी बात सुनते ही वो कुछ सेकंड फ्रीज हो गई। फिर जब उसे मतलब समझ आया तो वो इतनी खुश हुई कि लगभग उछल पड़ी। उसका पूरा सीरियस इमेज टूट गया। अगर उस वक्त कॉलीग्स वहां होते तो शायद अपनी आंखों पर विश्वास ना करते। उस समय लियू रुयान बिल्कुल उसी फूल जैसी लग रही थी जिसे मैंने सालों पहले गांव में उठाया था। और ऑनेस्टली मुझे वही वर्जन सबसे ज्यादा पसंद था। हम वापस बीएनबी पहुंचे, सबको सेफली वापस आने की खबर दी। तब तक रात काफी हो चुकी थी। धीरे धीरे सभी लोग सोने चले गए और आखिर में रूम में सिर्फ हम दोनों बचे। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, लियू रुयान ने अचानक मुझे पकड़ लिया। उसके होंठ अब भी बर्फ की ठंडक से ठंडे थे। वो धीरे से मेरे करीब आई और फिर फुसफुसाकर बोली, मैं ये तुम्हारे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वाली रात ही करना चाहती थी। उसकी आवाज कांप रही थी और अगले ही पल उसने मुझे किस कर लिया। अगले दिन हम गोल्डन टॉप देखने नहीं जा सके, लेकिन ऑनेस्टली उस वक्त किसी गोल्डन सीनरी की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज पहले से मेरे सामने थी। नॉर्थ वेस्ट प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद मैं और लियू रुयान आखिरकार शादी कर चुके थे। हमारी वेडिंग बहुत ग्रैंड नहीं थी, क्योंकि मुझे सिंपल चीजें पसंद थी और हमेशा की तरह उसने मेरी बात मानी। लेकिन शादी वाले दिन लियू रुयान अनयूजुअली इमोशनल थी। वो मुझसे भी ज्यादा रो रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी। फिर उसने रोते हुए कहा, अब मेरा भी घर है। उसकी बात सुनकर मैं कुछ सेकंड चुप रहा। फिर मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरा भी। और उसी पल हम दोनों मुस्कुरा दिए। हम दोनों अकेले लोग थे जो जिंदगी भर भटकते रहे, लेकिन आखिरकार हमने एक दूसरे में अपना घर ढूंढ लिया। और शायद यही डेस्टिनी थी। शादी के अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो लियू रुयान मेरे पास नहीं थी। मैंने बाहर आकर देखा और अगले ही पल रुक गया। पूरा बिजनेस वर्ल्ड जिससे डरता था, वो कोल्ड और रूथलेस प्रेसिडेंट एप्रन पहनकर किचन में खाना बना रही थी। उसके बाल हल्के से बंधे हुए थे और वो पूरी तरह फोकस थी। घर में ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं बचे थे, लेकिन फिर भी वो सीरियसली ब्रेकफास्ट बना रही थी। उस सीन को देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई, क्योंकि आखिरकार हम सच में फैमिली बन चुके थे। घर में ज्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं बचे थे, बस इतनी चीजें थीं कि 2 कटोरी एग नूडल्स बन सके। पहले मुझे माँ के हाथ की एग नूडल्स सबसे ज्यादा पसंद थी, लेकिन मैंने कितनी भी कोशिश की, मैं कभी वही टेस्ट दोबारा नहीं बना पाया। सिर्फ लियू रुयान ने माँ की असली रेसिपी सीखी थी, जैसे उसे माँ की पूरी विरासत मिल गई हो। किचन में गर्म धुआं उठ रहा था और उस सिंपल नूडल्स की खुशबू धीरे धीरे फैल रही थी। वो खुशबू बिल्कुल घर जैसी थी। उसी पल मुझे माँ की बहुत याद आने लगी। वो गरीब गांव की औरत जिसने मुझे अपनी पूरी जिंदगी देकर बड़ा किया। उसने मुझे एंडलेस प्यार और पेशेंस दिया, भले ही उसकी अपनी जिंदगी तकलीफों से भरी थी। वो कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन हर दिन मुझे पढ़ने के लिए डांटती थी। वो खुद कभी पेट भरकर नहीं खाती थी, लेकिन मेरे लिए हर जगह भागती फिरती थी, कभी किताबों के लिए तो कभी स्टेशनरी के लिए। उसके प्यार ने ही मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। उसी ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं गरीबी से लड़ सकूं, कि मैं हार ना मानूं, कि मैं सरवाइव कर सकूं। मेरी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी। मैंने खिड़की के बाहर देखते हुए धीरे से कहा, माँ, अब मेरा फिर से घर बन गया है और लियू रुयान भी वापस आ गई है। क्या आप ये सब देख रही हो? गर्म भाप मेरी आंखों से टकराई और आंसू चुपचाप नीचे गिरने लगे। पीछे किचन में लियू रुयान मुझे क्वाइटली देख रही थी, लेकिन इस बार मैं अकेला नहीं था। सुबह से शाम तक उठता हुआ वो रसोई का धुआं धीरे धीरे पूरे घर में फैल रहा था और पहली बार उस ठंडे विला में सच में वार्मथ आ गई थी।